से बहुत लेट उठ गया, मैं गई हुई थी कहीं। 3 बजे में पता नहीं था, मेरी आँख खुली, मैं फटाफट में दूंगा मैं। ये कौन है जी? सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी, जिनका माइक भी ऑन है। चला गया म्यूट करके। आई थी अभी, किसी ने ज्वाइन किया था। ऑनलाइन आ रही है बच्चों को आवाज? यस सर। ओके। आप लोगों ने वो चेक किया था जो चेक्स मैंने आपको गए थे पढ़ने के लिए, देखने के लिए? अब मॉन्टेस्क्यू जिस सिस्टम से इंस्पायर हुआ था, जिस फिलॉसफी से इंस्पायर हुआ था, वो था रोमन रिपब्लिक। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। सर ये कौन से फिलोसफर है? आप कल के लेक्चर में थे? यस सर, था तो सही। कल मैंने क्या पढ़ाया था? सर मैकियावेली नहीं थे फिलोसफर? कल मैंने मैकियावेली पढ़ाया था। यस सर, कल तो वही पढ़ाया आपने। उसके बाद भी एक पढ़ाया था। ओके ओके सर, ठीक ठीक। मॉन्टेस्क्यू पढ़ाया था ना? रोज ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं सर, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। चलो। तो उसने ये देखा था कि जो रोमन रिपब्लिक है वो एक बहुत ही वेल गवर्न्ड सिस्टम ऑफ स्टेट था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसमें जो पावर थी दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू हाउसेस। वन सेनेट थी और उसके ही आगे टू कॉन्सल्स थे, CONSULS, या इसका कोई और मेरे साथ देख लेना इसके पहले। अब पावर क्योंकि डिवाइड हुई हुई थी, तो जब पावर डिवाइड होती है, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेपरेट होती है, तो कोई भी एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकता, उसकी पावर को, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को यूसर्प नहीं कर सकता। जब पावर डिवाइड होती है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, तो एक तो ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन ज्यादा पावरफुल नहीं होता, ऑलमाइटी नहीं होता, और दूसरा ऑर्गन आपकी पावर को यूसर्प नहीं कर सकता, उस पर कब्जा नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो डिवीजन है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये किस तरह से होनी चाहिए? इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ। लॉ शुड इंश्योर कि ये सेपरेशन किस तरह की होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। और उसी तरह लॉ को ही बताना चाहिए कि अगर सेपरेशन कैसी है तो उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस भी कैसे होने चाहिए। जब रोमन रिपब्लिक का जो ये हॉलमार्क एंड हुआ, जब ये उनकी जो सेपरेशन थी, वन सेनेट और टू काउंसिल्स वाला सिस्टम एंड हुआ, तो रोमन रिपब्लिक में क्या आई?
डिक्टेटरशिप। और रोमन रिपब्लिक की जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये एक रिपब्लिक से किस चीज में कन्वर्ट हो गया, एम्पायर में, एक मोनार्की में। अब और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, इसमें पावर डिवाइड हुई थी बिटवीन द मोनार्क, बिटवीन द पार्लियामेंट एंड बिटवीन द जुडिशरी या कोर्ट ऑफ लॉ। तो 3 ऑर्गन्स इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने जब इस पे रिसर्च की, इसके ऊपर अपनी फिलॉसफी दी, तो उसने फिर एक सिस्टम दिया जिसको उसने कहा ट्रायस पॉलिटिका या ट्राई पार्टाइट पॉलिटिकल मॉडल। ट्रायस पॉलिटिका या ट्राईपार्टाइट पॉलिटिकल मॉडल का मतलब है कि ट्राईपार्टाइट सिस्टम, 3 ऑर्गन्स, 3 ब्रांचेस ऑफ अ स्टेट। और ये उसने किस बुक में अभी बताया था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसका ये मानना था कि ये जो ट्राईपार्टाइट सिस्टम और ट्रायस पॉलिटिका है, इससे जो पावर है, it would not be centralized, power would be decentralized। के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन या कोर्ट ऑफ लॉ, तो इन 3 जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इनके दरमियान अलग-अलग जो पावर है वो डिवाइड हो जाएगी। अब ये यहां तक उसने बात कर दी, ये इरेज कर दूं। ये बातें हमने कल भी डिस्कस की है, थोड़ी सी आपको मैं रिवाइज करवाने का मतलब था कि आपको एक और मेन कॉन्सेप्ट समझाना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर तो होगी, लेकिन उसकी टाइप क्या है, टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। किस तरह की सेपरेशन होगी, या तो लूज सेपरेशन होगी, या फिर टाइट या स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होगी। टाइट में क्या होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों क्या होंगे, सेपरेट। कोई एक दूसरे की डोमेन में नहीं आएगा, कोई एक दूसरे की पावर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा। लूज सेपरेशन में लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव इनका फ्यूजन होगा आपस में, यानी कि लिंक होगा। जुडिशरी फिर भी इंडिपेंडेंट होगी। इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है, सॉरी, पाकिस्तान में। मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसकी एग्जांपल क्या है, टाइट और लूज सेपरेशन की एग्जांपल को बता सकता है। आपको लूज, ब्रिटिश लूज सेपरेशन लगता है, ठीक है, और टाइट की कोई एग्जांपल,
उल्टा बोल दिए। हाँ, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग होंगे। वो ब्रिटिश का है और ये हमारे वाला है। नहीं, ये ब्रिटिश का है, यही वैसे सिस्टम, लूज सेपरेशन। आपकी बेसिकली दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे जो आपके आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपकी जो टाइट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है दैट एग्जिस्ट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और थोड़ी सी जो लूज सेपरेशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में, या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं, जिस तरह के फ्रांस में है। तो जितने भी आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बट इन अ presidential form of government there is no fusion of legislature and executive. अब मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ कि किस तरह से करना है। अब लेकिन मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट आप लोगों ने काम जो करना है वो ये कर रहे हैं कि आप लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ करना है बिटवीन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आप लोगों ने कंपैरिजन रिटर्न असाइनमेंट में जमा करानी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये लिख लो आप लोग। कंपैरिजन बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म, इनके फीचर्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या है, किन किन बेसिस पे इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, कि वो ना स्ट्रिक्टली प्रेसिडेंशियल है ना ही पार्लियामेंट्री है। जब आप पढ़ोगे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों उसको सेमी प्रेसिडेंशियल कहा जाता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें प्रेसिडेंट भी है, लूज सेपरेशन में आता है। अब जो दोनों फॉर्म्स हैं, लूज सेपरेशन और टाइट सेपरेशन, इनमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो जरूरी है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, और जुडिशरी को क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए? जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। safeguard of rights, लिबर्टीज, फ्रीडम, ये आपकी जुडिशरी हुआ करती है। प्लस आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, वो भी जुडिशरी ने करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि जुडिशरी के जिम्मे इतना इंपॉर्टेंट काम है कि अगर वो एक सही लॉ की गलत इंटरप्रिटेशन करके डिसीजन दे दें तो जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उस डिसीजन को बाइंडिंग मानती है। तो जुडिशरी के इतने इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से कहा जाता है कि जुडिशरी को नंबर 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो कस्टोडियन होती है, वो सेफगार्ड होती है, और वो इंटरप्रेट करती है लॉज को। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो अपने ये जो फंक्शंस हैं इनको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखना, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आपके ऊपर चेक है तो आपका जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता। मतलब आपको ये पता हो कि आपके ऊपर एक ऐसा चेक है और आप अगर किसी के अगेंस्ट डिसीजन दोगे तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी सीट जा सकती है, तो आप उसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं दोगे। जुडिशरी को इस तरह के चेक्स नहीं होते, ना होने चाहिए, ताकि वो लॉ इंटरप्रिटेशन, लोगों की सेफगार्ड लिबर्टीज की सही तरीके से हिफाजत कर सकें। इसलिए उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उनकी इंडिपेंडेंस के लिए क्या चीज जरूरी है कि उनके ऊपर कोई चेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। ये बात समझ आई है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है। अब हम देखते हैं असल में पाकिस्तान में कि जुडिशरी अपनी जो पावर है उसको यूसर्व करती है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस की पावर को कटेल करने की कोशिश करती है, अपनी डिफाइंड डोमेन से ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करती है। ठीक है, और जुडिशरी किस चीज को एक्सरसाइज करती है? अपनी पावर ऑफ चेक को ऑन द अदर टू ब्रांचेस और द अदर टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब इस तरह के काम से होता ये है कि जब जुडिशरी यूसर्व करती है तो एक इंस्टीट्यूशन के दूसरे इंस्टीट्यूशन की पावर को कॉन्फर करने की वजह से दूसरा इंस्टीट्यूशन भी अपनी पावर्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करता है। तो एक रेस स्टार्ट हो जाती है फॉर द एसिमुलेशन ऑफ पावर। सारा का सारा रौला क्या है कि हर इदारा ये चाहता है कि वो ऑल पावरफुल हो, वो ऑल माइटी हो, लेकिन हमने कल ये बात पढ़ी थी कि ये चीज कैसे डिसाइड होगी कि किसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए? जिसके ऊपर चेक्स ज्यादा है तो उसके पास पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। और पार्लियामेंट के पास इनहेरेंटली जो पार्लियामेंट के ऊपर चेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। पार्लियामेंट के ऊपर सबसे बड़ा जो चेक होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चेक जो होता है वो किसका होता है? इलेक्टोरेट का। मेरा, आपका, हम सब का चेक होता है। उन्होंने 4 साल 5 साल बाद वोट मांगने आना है हमसे, तो इसीलिए वो बाइंड होते हैं, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता। तो जब उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता, एक तो ये रीजन है, दूसरी चीज ये कि पार्लियामेंटेरियंस के पास ये पावर होती है कि पूरी जो आपकी स्टेट है वो
किस डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रही होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम किसका है? तो अगर एक सोर्स ऑफ पावर को बनाने का काम जिस इदारे के पास है, तो फिर पावर भी ज्यादा उसी के पास होनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट जिससे सारे इंस्टीट्यूशंस पावर ले रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को अमेंड करने की और उसको बनाने की पावर एक इदारे के पास है, तो उसी इदारे को सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट को हम बोलते हैं मदर legislative ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। ये क्लियर है यहां तक? अब हमने जो कल पढ़ा था वो ये पढ़ा था चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, जब चेक्स एंड बैलेंसेस हमने पढ़े तो हमने ये देखा कि चेक्स एंड बैलेंसेस का जो इनिशियल प्रिंसिपल है वो क्या है? कि each branch or the institution of the state has the power to have a check on the other two branches. In this way, power is separated between the three institutions of state। कि हर ब्रांच के पास ये पावर है, ये ताकत है कि वो दूसरे की पावर को चेक कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। अब मॉन्टेस्क्यू की इस फिलॉसफी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड नंबर 2 चेक्स एंड बैलेंसेस, उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल कौन सी चीज है आज के दौर में? कॉन्स्टिट्यूशन किसका? USA यूएसए का। वेरी गुड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, आप ये पोल साइंस में पेपर 2 में ये पढ़ोगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज फुल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से चेक्स और बैलेंसेस में डिवाइड होता है या डिवाइड करता है वो हम देखते हैं। साहब वो मार्कर नहीं लाया यार। पढ़े हुए हैं लेकिन चलो बस गुजारा करते हैं।
आप दोनों को मेरे ख्याल है ज्यादा शौक है क्लास से बाहर जाने का। ये लेजिस्लेचर है यूएसए का, जिसमें हमारे पास क्या क्या शामिल है। पार्लियामेंट का क्या नाम है यूएसए की? कांग्रेस। और उसके दो हाउसेज हैं, कौन कौन से? लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस का क्या नाम है? हाउस ऑफ, भाई मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। अपर हाउस का क्या नाम है? सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। उसके बाद है जी आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच को यूएसए में कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। और फिर इसमें क्या शामिल है जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है। अब यूएसए इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। और ये आपकी आ गई जुडिशियल ब्रांच, जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। इसको एस, सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्कॉटस। ठीक है। उससे नीचे होती है कोर्ट ऑफ अपील, और उससे नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, या इनको ट्रायल कोर्ट्स भी बोलते हैं। और ये जो कोर्ट ऑफ अपील है इनको सर्किट कोर्ट्स भी बोलते हैं। अब ये जो तीन ब्रांचेस हैं, ये जो तीन ऑर्गन्स हैं स्टेट के, ये एक दूसरे के ऊपर चेक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर का चेक होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। लेजिस्लेचर का क्या चेक होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर? लेजिस्लेचर का पहला चेक ये होता है कि एग्जीक्यूटिव जिन की ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करता है, यानी कि प्रेसिडेंट कुछ की ऑफिशियल्स होते हैं, इस तरह ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ होता है इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो वो ही जो आपका हेड ऑफ आर्मी है या हेड ऑफ मिलिट्री है, वो नॉमिनेट करता है, वो अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हेड ऑफ द आर्मी, तो जो कांग्रेस है वो उसका इंटरव्यू कर सकती है। कि अगर उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट ने कोई सही नाम नॉमिनेट नहीं किया, तो वो उस
इंसान का, उस शख्स का इंटरव्यू कर सकती है। इसके अलावा सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, बहुत सारे CIA का चीफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके ऊपर भी चेक होता है कि उनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट नहीं करना है, लेकिन वो उनका जो अप्रूवल है वो किधर से आना है, कांग्रेस से आना है। इसके बाद प्रेसिडेंट क्या चेक एक्सरसाइज कर सकता है कि प्रेसिडेंट कांग्रेस से पास होने वाली जो बिल्स हैं उनको वीटो कर सकता है, मतलब उन पे साइन ना करे वो, तो वो बिल लॉ नहीं बन सकता। तो प्रेसिडेंट जितनी दफा चाहे, जब मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे, इसको वीटो कर सकता है। तो ये प्रेसिडेंट का चेक है किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। फिर जो आपका डिफेंस बजट है वो कौन बनाती है, वो आपके सेनेट, आपका कांग्रेस अप्रूव करता है तो ही डिफेंस बजट आगे मिलता है। तो ये भी येट अगेन एक एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर चेक है। फिर लेजिस्लेचर का और क्या चेक है कि लेजिस्लेचर इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, उसको उसके ऑफिस से एक प्रॉपर, दोनों हाउसेस में एक मोशन मूव होता है। सबसे पहले आपका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहां पे मोशन मूव होता है, और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए वो मोशन सेनेट में जाता है। और अगर सेनेट भी इसको रेटिफाई कर दे कि प्रेसिडेंट नल एंड वॉइड है, तो प्रेसिडेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। बट ये बहुत ही एक लेंथी और कबरसम प्रोसेस है। यूएस में प्रेसिडेंट्स के ऊपर ट्रायल हुआ है, बट एक भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस यूट्यूब पे वीडियोस पे पड़ा है, वो आप लोगों ने देख लेना कि किस तरह पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसके अगेंस्ट कंप्लेन आती है। जब कंप्लेन आती है कि उसने अपना ऑफ पब्लिक पावर किया है, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट कर देते हैं मैक्सिमम नंबर से कि यस प्रेसिडेंट को होना चाहिए रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, तो वो मोशन चला जाता है सेनेट के पास। सेनेट उस टाइम पे इट एक्ट्स एज अ जुडिशियल ऑर्गन, और सेनेट को उस दिन, उस वक्त जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का या किसी और टॉप ऑफिशियल का, जो इम्पीचमेंट होता है वो हेड कर रहा होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का चीफ जस्टिस, और उसके साथ बाकी कुछ और जस्टिस भी होते हैं। और जो बाकी सेनेटर्स हैं दे एक्ट एज द जुडिशियल कोर्ट रूम, और उधर अगर सेनेट चाहे तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दे। अगर सेनेट चाहे वो ये समझे कि प्रेसिडेंट की ये जो मूव है ये इतनी स्वेयर नहीं है या इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है कि उसको इम्पीच किया जाए फ्रॉम द ऑफिस, तो फिर वो प्रेसिडेंट को माफ कर सकते हैं। और यही होता रहा है कि सेनेट के पास आती रही हैं चीजें प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। ट्रम्प के केस में 2 दफा ऐसा हुआ है, तो दोनों दफा ही सेनेट से उसको क्लीन चिट मिल गई है। ठीक है, तो इम्पीच आज तक यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हुआ, बट हो सकता है कि एक चेक जरूर है लेजिस्लेचर के पास ऑन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जो उसकी नॉमिनेशंस हैं उनके वो इंटरव्यू कर सकते हैं, डिफेंस बजट। फिर इसके अलावा जो आपकी प्रेसिडेंट है, ही इज द फेस ऑफ द कंट्री, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, बट जो फॉरेन पॉलिसी है आपकी वो आपकी सेनेट ही बना के देती है, और प्रेसिडेंट इज जस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गन। ठीक है,
उसके बाद लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर क्या चेक होता है। मैंने आपको बताया कि जो अपॉइंटमेंट होती है ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या कुछ फेडरल कोर्ट्स की, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। और उसका अप्रूवल कहां से आना है? कांग्रेस से या इंटरव्यू। तो अगर ये अप्रूवल या इंटरव्यू नहीं आएगा तो वो नाम आगे नहीं जा सकता। जुडिशरी इसके ऊपर क्या चेक एक्सरसाइज कर सकती है कि जुडिशरी कैन टेक अ जुडिशियल रिव्यू कि वो किसी भी लॉ को कह सकते हैं कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जुडिशरी कैन एक्सरसाइज अ चेक ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि वो खुद से किसी अमेंडमेंट या किसी लॉ को उसका रिव्यू कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विच नोटिस? सुओ मोटो। सुओ मोटो वो ना भी लें, वो जुडिशियल रिव्यू की डोमेन पावर है इनके पास। मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस हुआ था, जिसके बाद जो यूएस जुडिशरी है इट बिकेम ऑल माइटी, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और उसके बाद से यूएस जुडिशरी कभी भी किसी भी लॉ को जो विच इज पास्ड बाय द कांग्रेस एंड रेटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, तो जुडिशरी कैन टेक रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। इसी तरह जो एग्जेक्टिव का क्या चेक है जुडिशियल ब्रांच के ऊपर? नॉमिनेशंस का। इसी तरह रिमूवल फ्रॉम ऑफिस भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये रिमूवल फ्रॉम ऑफिस छोटे जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं रिमूव कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस वंस दे आर नॉमिनेटेड, दे आर रेटिफाइड, देयर दे आर जजेस फॉर लाइफ। उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो 70 साल का है, वो 100 साल का है, वो 200 साल का है, ही इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इटर्निटी। जब तक वो जिंदा है तब तक वो जज है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है ऑफ बीइंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो किसी को भी अगर थ्योरेटिकली बात करें, प्रेसिडेंट किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगा सकता है, बट दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेनेट। अब जो नॉमिनेशन है वो इनके ऊपर है, तो गेट अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है? जुडिशियल रिव्यू। और अगर क्लोज टर्म में बात करें तो इम्पीचमेंट। वो जुडिशियल रिव्यू ये लेते थे पार्लियामेंट्री लॉज का, वो किसका लेंगे? प्रेसिडेंशियल एक्ट्स का। तो जो प्रेसिडेंट ने काम किया है, जो लॉ पास किया है, या प्रेसिडेंट ने कोई पावर यूज की है, तो कहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से ज्यादा यूज तो नहीं कर ली। तो ये काम करती है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये चेक करती है ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट और द कैबिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें सेक्रेटरीज होते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का सही तरह से काम नहीं करता, जिससे आप कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट रिमूव भी नहीं कर सकता, तो फिर उसका हल क्या निकलता होगा? कोई हल नहीं निकलता उसका, वो जज ही रहता है। राइट। इसमें टोटल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो 9 जजेस होते हैं अभी करंटली जो है, जिसमें से 8 एसोसिएट जस्टिस होते हैं
और एक चीफ जस्टिस होता है। अब आप ये देखो कि हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच की पावर के ऊपर क्या है, चेक है, एक प्रॉपर चेक है। जब हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच की पावर के ऊपर चेक है और ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ चेक एंड बैलेंस, क्योंकि कोई भी ब्रांच एक दूसरे से ऑल पावरफुल, ऑल माइटी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करते हैं, यूएस में क्या होता है कि यूएस में जो लेजिस्लेचर यानी कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस अलग हो रहे होते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अलग हो रहे होते हैं। लोग इनके लिए भी वोट करते हैं और लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्या बने होते हैं, इलेक्टोरल, ये आप यूं समझो सिंपल जबान में कि ये इनके छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती है जिनके लिए वो वोट कर रहे होते हैं। हर स्टेट की पॉपुलेशन वाइज हर स्टेट को एक नंबर अलॉट होता है ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेजेस। इस स्टेट के 13 हैं, इस स्टेट के 7 हैं, इसके 6 हैं, इसके 10 हैं, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो जो बंदा उस स्टेट में मेजॉरिटी के साथ जीत जाता है, जो 2 कैंडिडेट्स, क्योंकि अब स्ट्रिक्टली यूएस में 2 ही रह गई हैं पार्टीज या 2 डोमिनेंट ग्रुप्स रह गए हैं, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन्स। अभी जो हमारे पास जो बाइडेन है, ही इज फ्रॉम डेमोक्रेट्स, और इससे पहले जो ट्रम्प था वो कहां से था, जो ओबामा था वो डेमोक्रेट था, और जो बुश था वो रिपब्लिकन था। ये पार्टीज हैं उनकी बेसिकली, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेट्स उनको बोलते हैं, और एक रिपब्लिकन है। तो प्रेसिडेंट किसी भी डोमिनेंट पार्टी का आ जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट एक पार्टी का आता है तो इधर भी उसकी मेजॉरिटी आए, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि जिधर जिसकी जो मेजॉरिटी है वही प्रेसिडेंट बने या वो प्रेसिडेंट ना बने। ठीक है, इसके अलावा जो यूएस में क्या होता है कि ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच। अब प्रेसिडेंट के पास पावर ये है कि प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, और जो अपनी कैबिनेट है सारी की सारी, प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अपनी जो कैबिनेट है सारी की सारी वो खुद नॉमिनेट, खुद सेलेक्ट करता है वो। तो उस कैबिनेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो कैबिनेट है प्रेसिडेंट की वो पार्लियामेंटेरियंस की हो, वो लेजिस्लेचर की हो, उसमें टेक्नोक्रेट्स, उसमें जो मतलब आप उसके दोस्त हो, फॉर एग्जांपल आप उसकी कुछ जानने वाले हो एंड यू आर वेरी गुड एट वॉर स्ट्रेटजी, तो वो आपको वॉर जोन का या वॉर डिफेंस का सेक्रेटरी लगा दे, आपको उसके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दे। ही इज ऑल पावरफुल, उसके पास ये पावर्स हैं, बट चेक क्या है उसकी पावर पे, सेनेट। ठीक है, सेनेट जिस तरह का मर्जी लेजिस्लेशन पास करवा ले, जितने मर्जी एंटी रेसिस्ट लॉ बना ले, चेक क्या है उनके ऊपर, रेटिफाई नहीं करेगा प्रेसिडेंट, उसको वीटो करता रहेगा, वो लॉ नहीं बन सकता। जुडिशरी तो अपनी नॉमिनेशन के लिए ही डिपेंडेंट है। फिर अगर जुडिशरी को लगता है कि लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम करता है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई ऐसा लॉ पास कर दिया, या हमारे पास प्रेसिडेंशियल एक्ट कोई ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी कैन टेक द रिव्यू। अभी आप लोगों ने एग्जांपल्स इसकी ढूंढनी है कि
कब कब कैसे कैसे किन केसेस में, क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सवाल आएगा उसमें ये तो सब भी लिखेंगे, नंबर उसको मिलेंगे जो एग्जांपल्स लिखेगा कि कितनी दफा किस प्रेसिडेंट ने वीटो यूज किया है, कितनी दफा एक और इसमें टर्म होती है, आप लोग पढ़ के आओगे, पॉकेट वीटो। ये मुझे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक बच्चा या दो बच्चे बताओगे कि पॉकेट वीटो क्या होता है और किस प्रेसिडेंट ने कितनी दफा इसको यूज किया है और कैसे यूज किया है। क्लियर? ये रेज कर दूं? मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और पढ़ाना है, फिर हम इसको एंड करते हैं। ये जिन लेक्चर्स को मैं दो दो करके पढ़ा रहा हूँ, ये पिछले सेशन को मैंने ये पूरे पूरे लेक्चर दो दो ढाई ढाई घंटे के एक एक करके पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी रिलैक्स हो जाएं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग खुद से साथ साथ जाके इसको पढ़ा करें और साथ साथ नोट्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है? अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि मॉन्टेस्क्यू इज ऑल्सो नोन एज द एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी, कि मॉन्टेस्क्यू को 18वीं सदी का एरिस्टोटल भी बोलते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं जो जिसकी वजह से मॉन्टेस्क्यू को ऐसा बोलते हैं। पहली रीजन क्या है? अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर समझ आए तो वो ये पूछ रहा है बेसिकली कि मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा क्या किया कि जो उसको एरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने ऐसा क्या किया था कि जिनसे इंस्पायर हुआ मॉन्टेस्क्यू और उसी तरह की लेगेसी आगे उसने छोड़ दी। एरिस्टोटल ने क्या किया था? क्लासिफिकेशन की थी ना स्टेट्स की। कितनी टाइप की स्टेट्स बताई थी? मॉन्टेस्क्यू ने भी क्लासिफाई किया। और कितनी टाइप्स बताई? 3। तो ही ऑल्सो गेव अ क्लासिफिकेशन जिसमें डेस्पोटिज्म था, रिपब्लिक्स थी और मोनार्कीज थी। और उसकी वो जो 6 टाइप है जिनका मैंने आपको टेबल बना के बताया था। मॉन्टेस्क्यू ने यूज किया डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि किसी भी चीज से, किसी भी सेट ऑफ डेटा से रिजल्ट्स को डिड्यूस करना और आगे उसको अप्लाई करना। और सेम वाज डन बाय द एरिस्टोटल इन हिज एरा। और जो सर ये डिडक्टिव पॉइंट मेथड्स रिपीट होते कर हैं, दें। डिडक्टिव रीजनिंग का मेथड यूज किया था मॉन्टेस्क्यू ने टू प्रूव हिज लॉजिक एंड टू प्रूव हिज फिलॉसफी। और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उनके पास। जिस तरह एरिस्टोटल ने चैलेंज किया था कि जो प्लेटो है ही यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक की बात नहीं करता, आइडियाज की बात करता है। डिडक्टिव रीजनिंग में देयर आर फैक्ट्स, फिगर्स, ट्रूथ्स जिनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग होती है। उसकी बेसिस पे अगर आप कोई चीज प्रूव करते हो तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। और मॉन्टेस्क्यू डिड द सेम एज एरिस्टोटल। इसीलिए उनका जो नेचर ऑफ वर्क है, जो नेचर ऑफ फिलॉसफी है, वो मिलती जुलती है।
फिर तीसरी चीज, he paid attention to the social environment and political institutions. मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी मैंने आपको मेटीरियोलॉजिकल थ्योरी बताई थी। फिर कि जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह की ज्योग्राफी होती है, जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, उसी तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हम लोग बीइंग अ सोसाइटी, वी आर अ वायलेंट सोसाइटी, वी आर अ रिलीजियसली इनटॉलरेंट सोसाइटी। तो आपको नहीं लगता कि हमारे इदारे भी इसी तरह के हैं? तो जब सोशल स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फॉलो द सेम सूट, वो भी उसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने भी इसी चीज के ऊपर काम किया था, और एरिस्टोटल ने भी कहा था कि जो सिस्टम होता है वो ही डिफाइन करता है कि किस तरह के इदारे होंगे, किस तरह की गवर्नमेंट आएगी। जब एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी तो उसने ही कहा था ना कि पहले एनार्की है, फिर वहां पे सोसाइटी में ऑर्डर आएगा, कोई एक बंदा आएगा जो परफॉर्म करेगा, जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो मोनार्की से आगे टिरेनी होगी, टिरेनी से ओलिगार्की होगी। तो वो हर किसी में सोशल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो रहा था ना। तो एरिस्टोटल ने जिस तरह से इन सारे एनवायरनमेंट्स के ऊपर काम किया था, मॉन्टेस्क्यू आल्सो कंसिडर्ड दीज एनवायरनमेंट्स व्हाइल गिविंग हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, फिर एक और आइडिया क्या था कि जो लॉज हैं दे गिव अ पेक्यूलियर टच टू द सोसाइटी, कि जो लॉज होते हैं सोसाइटी के, दे आर इम्पोर्टेंट। अब रूल और लॉज की बात सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही की थी, और उसके बाद उनकी थोड़ी सी एक एडवांस्ड फॉर्म के किस तरह के लॉज होने चाहिए, किस डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, लॉ में क्या पावर होनी चाहिए, वो मॉन्टेस्क्यू ने की। तो जो बात की थी एरिस्टोटल ने, वो की थी कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये एरिस्टोटल ने बात की थी। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी कि लॉज किस तरह के होते हैं जो कि इस पॉलिटिकल एनिमल को एक सिविलाइज्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली linked their philosophy with the importance of laws. फिर ये दोनों के दोनों क्या थे? दे बोथ वर रियलिस्ट थिंकर्स, कि इनके लिए आइडियाज आइडियल्स कुछ नहीं थे। जो मॉडर्न डे की हकीकत थी, जो मॉडर्न डे की पॉलिटिक्स थी, इट वाज इम्पोर्टेंट। और स्टेट्स को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए आजकल के दौर में, जिस तरह रोमन रिपब्लिक और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के टाइम पे मॉन्टेस्क्यू ने देखा, और अपने टाइम पे अरिस्टोटल ने देखा कि realist philosophy ही है which can give answer to the today's problems. So there is no ideal world, there are no ideals, morals in the society. It is all about realism, और realist perspective से ही देखा जाए तो हम गवर्नमेंट्स को, हम स्टेट्स को परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि स्टेट्स रियलिस्ट होती हैं। फिर एक चीज है कि बोथ
were extremely influential. जब एरिस्टोटल आया तो उसके बाद देयर वाज डार्क एज इन यूरोप। तो वो डार्क एज में ऑलमोस्ट फॉर 1000 years टू कम एरिस्टोटल वाज द ओनली फिलोसोफर जिसकी फिलॉसफी was considered as finality, as eternity. और मॉन्टेस्क्यू ने जब फिलॉसफी दी तो इसकी फिलॉसफी से इंस्पायर हुए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे एरिस्टोटल की फिलॉसफी को एक आइडियल एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया, इस तरह जो आजकल के कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स, दे आर बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ मॉन्टेस्क्यू। तो इसलिए दोनों का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो अपने अपने टाइम के हवाले से बहुत ज्यादा है। तो कुछ इन रीजंस की वजह से ये कहा जाता है दैट एरिस्टोटल, दैट मॉन्टेस्क्यू इज आल्सो द एरिस्टोटल ऑफ द 18th century। जी जी जी, सॉरी। हाँ, 18th सेंचुरी अभी 300-400 साल पहले की बात है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू तो बिफोर जीसस क्राइस्ट नहीं था, एरिस्टोटल का टाइम वो था, और मॉन्टेस्क्यू तो 1700 समथिंग का है, ये बहुत पुराना तो नहीं है। इसकी डेट तो मेरे पास सेवनटीन हंड्रेड समथिंग की डेट है इसकी, या 16 समथिंग की। ये बहुत पुराना फिलोसफर नहीं है। मैं आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ तो he is also one of the modern political thinkers। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इस हवाले से? सर ये आपने मैन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर क्या लिखा है वो नजर नहीं आ रहा, ब्लर्ड है। एरिस्टोटल लिखा है और 1000 डार्क एजेस कि फॉर 1000 years टू कम, जब डार्क एजेस थी तो एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी थी, इट वाज द ओनली गाइडिंग लाइट फॉर द पॉलिटिकल फिलोसफर्स। मतलब उनके लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, जो लेगेसी थी, वो एरिस्टोटल की ही फिलॉसफी थी। जबकि मॉन्टेस्क्यू की फिलॉसफी जो मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स, और फिर मॉन्टेस्क्यू की फिलॉसफी के बाद हर किसी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया है दैट वाज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। तो इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की वजह से इन दोनों को एक जैसा समझा जाता है। उससे पहले क्या है? रेनेसांस तो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ठीक है जी, कोई सवाल इस हवाले से? ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन हो? फोर्थ पॉइंट जरा रिपीट कर दे सकेंगे? लॉज वाला जो Yes, sir. एरिस्टोटल था, ही सेड दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, और उसने कहा था कि ये बेसिकली लॉज होते हैं, एक वर्किंग गवर्नमेंट चाहिए टू ट्रांसफॉर्म दिस पॉलिटिकल एनिमल इनटू अ सिविलाइज्ड नेशन। तो मॉन्टेस्क्यू ने फिर उस गवर्नमेंट का बताया कि वो गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स। तो इन दोनों की वजह से लॉज को दोनों ने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस दी थी अपनी फिलॉसफी में, तो इसलिए इन दोनों की जो फिलॉसफी है वो इस हवाले से सिमिलर है। थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन? ठीक है जी।